नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रही है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लास्ट क्लास में जो गैलीलियो गैलीली थे उनसे रिलेटेड फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उनकी जो थ्योरीज थी, उनकी जो डिस्कवरीज थी, वो सब आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। आइए अब बिना किसी भूमिका के न्यूटन की ओर चलते हैं। तो हेडिंग आप लिख सकते हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिए गति के, है ना। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो हेडिंग क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, तो न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो आप लिख सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं, आइजैक न्यूटन gave 3 important laws। ठीक है, और किसके बारे में, तो मैंने बताया अबाउट मोशन। ठीक है, न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए। हिंदी और इंग्लिश में बताता चलूँगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है उसे भी। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मैंने बता रखा है कि पहला नियम वास्तव में गैलीलियो का नियम है ना, जो न्यूटन ने एज इट इज ले लिया था। ठीक है, गैलीलियोज लॉ। क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो गैलीलियो का पहला नियम क्या था, ये तो मैंने तभी बता दिया था आपको। ठीक है, क्या था कि प्रत्येक वस्तु में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी स्थिति में, है ना, स्टेट में होने वाले चेंज का क्या करती है, अपोज करती है। यानी कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुका हुआ रहना चाहती है ना। कोई वस्तु मोशन कर रही है, गति में है, तो गति में ही रहना चाहती है ना। तो अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है ना, कि रुकी हुई है तो रुका हुआ रहना चाहती है, यानी चलने का, अवस्था में परिवर्तन, स्टेट चेंज, यानी मोशन का अपोज कर रही है। और मोशन में है तो रुकने का अपोज कर रही है, यानी मोशन वाली स्टेट बनी रहे, मोशन वाली स्टेट में चेंज ना हो, यानी रेस्ट में ना आए। तो प्रत्येक वस्तु क्या होती है, अपनी, है ना, स्टेट यानी अवस्था या स्थिति में होने वाले चेंज का अपोज करती है, विरोध करती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसका आइडिया मैंने आपको जब गैलीलियो के बारे में आपने पढ़ा तो लास्ट में बता दिया था, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हो, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। तो इफ़ ए बॉडी, लैंग्वेज लिखना भी सीख लो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, यदि कोई बॉडी, वस्तु विराम अवस्था में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, विल रिमेन रहना चाहती है, रहना चाहेगी, है ना, या रहेगी, एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहेगी, है ना। ठीक है, एंड इफ ए बॉडी, है ना, इज इन मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन लिख दो, एक समान गति। इफ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो वो एक समान गति ही करना चाहेगी। तो इट विल रिमेन एट इन आएगा, इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही बनी रहना चाहेगी, एक समान गति में ही बनी रहना चाहिए ना। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु
अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो दैट इज एवरी बॉडी अपोजेज द चेंज इन इट्स स्टेट। प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, वस्तु का यही गुण जड़त्व कहलाता है, समझे? तो दिस प्रॉपर्टी है गुण, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ठीक है, इज नोन एज इनर्शिया, है ना, इसे आप इनर्शिया कहते हैं। एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं और इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्लियर है? दैट इज, अर्थात मैथमेटिकली यदि लिखना चाहो आप तो ऐसा हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब यही है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है ना, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बल ना लगाया जाए, है ना। तो ये बात लिखी है, देखो यहाँ पे, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है ना। इफ़ ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति में है तो वो एक समान गति में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। ये बात पता है ना? तो ये बात लिख लो यहाँ पे, है ना। अलग से फिर क्या लिखेंगे तो क्या कहेंगे? अनटिल, यहाँ पे एक लाइन जोड़ दो, अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक, क्लियर है? कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अनटिल के बाद नोट नहीं आता है, अनटिल खुद नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, अनटिल का मतलब है तब तक द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बाह्य बल, यानी जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, समझ गए? अब बल लगाओगे तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती थी, लेकिन फोर्स लगाओगे तो फिर रेस्ट से हट जाएगी ना, फिर तो मोशन करेगी। फोर्स लगाओगे तो फिर तो मजबूरी हो जाएगी बॉडी की मोशन करना। या मोशन में है तो रेस्ट में, मोशन में ही रहना चाहती है लेकिन रेस्ट में आ जाएगी ना। जब आप ब्रेक लगाओगे किसी चलती हुई कार पे, यानी फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाने पर तो स्टेट चेंज होगी ही, है ना। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया कहते हैं और इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, है ना, जब तक कि फोर्स न लगाया जाए। अब रेस्ट में है तो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना, वेलोसिटी वेग, और उसका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना, यानी चेंज ऑफ स्पीड, है ना। आपको याद हो वेक्टर ए या ए बराबर होता है dv अपॉन dt। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो वेग परिवर्तन की दर होनी चाहिए, इसका मतलब है वेग परिवर्तन होना चाहिए, त्वरण तब होगा। अब जब बॉडी रेस्ट में है तो वेग ही नहीं है, तो वेग परिवर्तन तो तब होगा, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, और क्यों है ये रेस्ट में, क्यों है बॉडी? क्योंकि आप फोर्स लगा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये होगा यदि ये है, फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी, है ना, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसके विपरीत अब यूनिफॉर्म मोशन वाला केस देखो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक समान चाल से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्पीड इतनी रहेगी, तो स्पीड बढ़ नहीं रही, घट भी नहीं रही, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। कब तक? जब तक कि फोर्स ना लगा दिया जाए, यानी ब्रेक लगाओगे
तो स्पीड घटेगी। स्पीड के घटने को भी एक्सेलरेशन कहते हैं। वो जीरो नहीं रहेगा, फिर कुछ वैल्यू हो जाएगी उसकी माइनस में। और जब ब्रेक की जगह रेस दे दो तो वो भी रेस देना भी तो फोर्स है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो फिर एफ यदि होगा, है ना, रेस स्पीड बढ़ेगी, तो इसका मतलब है स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कुछ ना कुछ इसकी ए की वैल्यू रहेगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है ए जीरो तभी होता है जब एफ जीरो होता है ना। एक्सेलरेशन बॉडी में तब प्रोड्यूस नहीं होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, यदि यूनिफॉर्म मोशन की बात है तो, और रेस्ट की बात है तो स्पीड ही नहीं होगी, ठीक है। और यदि ये दोनों बातें कब हैं, एक्सेलरेशन जीरो होने की, जब फोर्स कितना है, जीरो। यदि फोर्स लगाओगे तो ए चेंज होगा ही होगा, जीरो से बदल के कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नियम था, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं सेकंड नियम पे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसकी लैंग्वेज में आपको कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिखी, एक्सप्लेन किया, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो रेड पेन से लिखा था, ये चाहो तो बॉक्स बंद कर लेना। इसके बाद हेडिंग डालो सेकंड लॉ, और सेकंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, यानी बल का नियम। सेकंड सेकंड लॉ यानी कि लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, उसी के आधार पर इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डी पी अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल है एफ के। पी क्या होता है? पी होता है लीनियर मोमेंटम, पढ़ा होगा 11th में, हिंदी में कहते हैं रेखीय संवेग। बताओ फॉर्मूला याद आ गया इसका? P बराबर क्या होता है? एम वी। एम मास है द्रव्यमान, वी क्या है? वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर आप इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हो। अपॉन में देखो डी टी आ जाए तो उसे कहते हैं टाइम रेट। क्या कहते हैं? द टाइम रेट। और इसकी हिंदी तो याद हो गई आपको, क्योंकि 11th में पढ़ा होगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को तो ये याद ही होंगे सब अच्छे से। तो इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय संवेग में परिवर्तन। डी का मतलब परिवर्तन है ना, कि समय दर लगने वाले वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है, हिंदी में ऐसे कहेंगे, ठीक है। कोई हिंदी में लिखना चाह रहा है तो सुन करके लिख सकता है। तो अपॉन में डी टी का मतलब है टाइम रेट। टाइम रेट किसकी? चेंज की, टी की। और चेंज किस में? तो चेंज इन पी। पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, क्लियर हो गया? वो अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्लाइड फोर्स, ये टू द फोर्स। कौन सा फोर्स? जो वस्तु पर लगाया जा रहा है। और कौन सा फोर्स? एप्लाइड ऑन द बॉडी, है ना। यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका हिंदी ये है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, फोर्स एप्लाइड ऑन द बॉडी। दैट इज, अर्थात करके आप इसे यहाँ लिख दें फॉर्मूले को, है ना, बॉक्स बंद कर दें। यहाँ तो मैंने वैसे लिख दिया था ताकि हम ये लैंग्वेज लिख सकें, ठीक है। और ये भी मैंने वैसे बताया ताकि आप समझ जाओ पी क्या है, याद आ जाए। देखो देखो डी अपॉन डी टी, पी की जगह रख दो एम वी, ठीक, और बराबर कर लो। यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के। इस निशान को हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन,
क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, यह अनुक्रमानुपातिक चिन्ह है ये, तो इसे हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ठीक, साइड में बता दो, बिकॉज पी बराबर क्या होता है, एम वी। डिफरेंशियल से आपको पता ही होगा इतना, तो डिफरेंशियल कांस्टेंट है, मास द्रव्यमान नियत रहता है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एफ 1 रख दो, के की वैल्यू साइड में बता दो। एक्सपेरिमेंटली जो न्यूटन ने के की वैल्यू बताई वो 1 बताई। ठीक है, एम और डी वी अपॉन डी टी होता है ए, बताया था ना अभी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर एम में। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म लिखना चाह रहे हो यदि, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर लग जाएगा एफ पे, सदिश रूप ए पे वेक्टर लग जाएगा। ए त्वरण सदिश राशि होती है ना, एक्सेलरेशन, और एफ क्या है, वो भी सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। मास द्रव्यमान सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो इसमें एक बात नीचे लिख दो, जो अप्लाइड फोर्स है, या इसके नीचे लिख दो चाहे, जो अप्लाइड फोर्स है, ये फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी बल क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो हैंस करके, क्या लिखोगे, है ना, द फोर्स, हैंस द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। क्लियर है, इतना लिख लेना। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में कहेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस सेकंड लॉ था जिसे लॉ ऑफ फोर्स आपने कहा। इसके बाद चलते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ को कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना, क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो प्रतिक्रिया भी अवश्य होती है। तो तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, ये ब्रह्मांड के नियम है, क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया अवश्य होगी, है ना, इसे कहते हैं लॉ। ये थर्ड लॉ पहले लिख सकते हो, और इसे कहेंगे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, या आप इसे सीधे सीधे एक्शन रिएक्शन लॉ ही लिख दो। ठीक है जी, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो देखो ये क्या है, आप जानते ही होंगे, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। जो बल वस्तु पर लगाया जाता है उसे क्रिया बल कहते हैं, और जो बल वस्तु के द्वारा लगाया जाता है ना, उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं, तथा इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, है ना। आइए लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मैंने कहा यदि हम अप्लाई करें, इफ वी अप्लाई ए फोर्स, एक बल, है ना, यदि हम एक बल लगाएं ऑन एनी बॉडी, किसी वस्तु पर, देन द बॉडी, है ना, वस्तु भी, विल ऑल्सो अप्लाई, वस्तु भी अप्लाई करेगी, लगाएगी। ठीक है, क्या, द सेम फोर्स, उतना ही बल, लेकिन हम यदि ऐसे लगा रहे हैं तो वस्तु विपरीत दिशा में लगाएगी। लेकिन बल का परिमाण, मैंने मात्रा या क्या बोलते हैं, परिमाण को, एक तरीके से दो चीज़ें होती है ना, एक तो डायरेक्शन होती है, एक होता है परिमाण।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद दिलाओ। तो सेम फोर्स वस्तु भी उतना ही बल लगाती है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो लिख दूँ इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, परिमाण को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये तो वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वो कैसा रहेगा, सेम। ये 5 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो ये भी 5 न्यूटन का बल लगाएगी। क्लियर है। तो इफ़ यू अप्लाई ए फोर्स ऑन एनी बॉडी तो देन द बॉडी विल ऑल्सो अप्लाई द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अभी हम लिख सकते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय अस, हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसे कहते हैं इज कॉल्ड, या इज नोन एज भी लिख सकते हो, उसे बोलते हैं एक्शन फोर्स। ठीक है, एंड, और जो फोर्स वस्तु के द्वारा लगाया जा रहा है, एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी इज कॉल्ड, उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल, है ना। यानी जो बल हम लगा रहे हैं वो एक्शन फोर्स, क्रिया बल, जो बल वस्तु लगा रही है वो प्रतिक्रिया बल। ठीक है, और इस नियम को क्या कहते हैं, दिस लॉ इज नोन एज, या इज ऑल्सो नोन एज, इस नियम को ये भी कहते हैं, तीसरे नियम को क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना। ठीक, क्लियर हो गया। एक लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो कि देयर इज ए इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। इस बात को आप अंडर ये इन्वर्टेड कोमा में करके लिख सकते हो अलग पेन से, है ना, कि यहाँ पर क्या है ना, इसकी बात हो रही है अर्थ पर। ब्रह्मांड के नियम है ना ये, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वही तो है। ब्रह्मांड जिन नियमों से चलता है उन नियमों को पढ़ना ही फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। तो कोई सत्ता चलाती है, संसार को नहीं चलाती, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिजिक्स के नियमों से ये सत्ता चलती है, पूरा ब्रह्मांड चलता है ना। तो क्या है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल होगा रिएक्शन, पता है ना मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा टू एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए। इसकी हिंदी हो जाएगी प्रत्येक क्रिया के लिए, है ना। यहाँ पर समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, समझे। और इसमें एक बात आप कह सकते हो, इफ F12 इज 1 पहले आ रहा है तो इज द फोर्स, ये फोर्स है ऑन फर्स्ट बॉडी। इससे पहले चाहो तो एक डायग्राम बना सकते हो। देखो ये वस्तु पहली है, ये दूसरी है। पहली वस्तु दूसरे पे जो बल लगा रही है वो F12 है, दूसरी वस्तु जो पहली वस्तु पे बल लगा रही है वो F21 है। ठीक है, तो F12 क्या है, वो फोर्स है जो पहली वस्तु लगा रही है दूसरी पर। तो किस पे लग रहा है, ऑन सेकंड बॉडी, है ना। तो क्या आएगा, F12 क्या है, फोर्स है, बल्कि F12 क्या है, 1 पहले आ रहा है ना। देखो एक चीज़ याद रखियो, मैं आपको ये अलग से लिख दूँ, 1 पहले आ रहा है ना, तो फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, है ना, और 2 बाद में आ रहा है तो बाई
सेकंड बॉडी। इस तरीके से याद रखियो, जो पहले आता है ना, एक लेके चलना है, एक ही चीज़ लेके चलोगे ना, तो 1 पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 पर लग रहा है फोर्स। 2 बाद में आ रहा है, इसका मतलब 2 के द्वारा लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F12 क्या कौन सा फोर्स है जो फर्स्ट पे लग रहा है, इज द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी और बाई सेकंड बॉडी। ठीक है, एंड और बताओ F21 क्या होगा, इज द फोर्स ऑन सेकंड बॉडी हो जाएगा बाई फर्स्ट बॉडी। ठीक है, तो F12 क्या है, पहली बॉडी पे लग रहा है जो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन एरो की चेंज कर दो। F12 कौन सा है, जो पहली बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, किसके द्वारा लग रहा है, सेकंड के द्वारा। F21 क्या है, जो दूसरी बॉडी पे लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, पहली बॉडी के द्वारा। ये डायग्राम बनाना, यहाँ तक लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना और फिर ये लिखना। देन देखो देन क्या है, ये होता है ना, माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत। और परिमाण में चूंकि बराबर है तो यदि वेक्टर हटा दोगे तो माइनस भी हट जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण। जानते हो ना वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ये दोनों बात इसमें पता चल रही है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड में सेम है। और माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा नियम था। न्यूटन के तीनों नियम हमने पढ़ लिए हैं। इनमें कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।